जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति। आप सभी का जनता खबर में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज की जो कुछ खबरें चर्चा में है, जो दिल्ली में G20 देशों का जो शिखर सम्मेलन हुआ और एक शानदार भोज का आमंत्रण दिया गया विभिन्न राजनेताओं को, मुख्यमंत्रियों को। उस भोज में कर्नाटका के और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को न्योता नहीं दिया गया। चर्चा में है, खड़गे की नाराजगी चर्चा में है। और नीतीश कुमार का ठीक ठाक कहना बड़ा चर्चा में हो गया। जब G20 के सम्मेलन से नीतीश कुमार जी बाहर निकले, पत्रकार साथियों ने पूछा कैसा रहा। उनका बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया के मायने लोग ये समझ रहे हैं कि क्या नीतीश और मोदी फिर एक साथ आ जाएंगे। आखिर बढ़िया क्यों, चर्चा चल रही है दिल्ली से पटना तक। और दो बातों की और चर्चा जो पटना में चल रही है, ये तो बात हो गई दिल्ली की। तो पटना में चर्चा इस बात की चल रही है कि राहुल गांधी पिछले दिनों पटना आए हुए थे। पटना में जो बैठक रही थी, जिसमें लालू यादव ने कहा दूल्हा बनिए राहुल जी, दूल्हा बनिए, हम सब आपके साथ में हैं। तो उस बैठक में राहुल गांधी ने नीतीश जी से कहा भाई मंत्री बना दीजिए, 2 ठोर मंत्री कांग्रेस के कोटे से बनना है। तो नीतीश बाबू ने अभी उन मंत्रियों को नहीं बनाया है, माने कांग्रेस का कोटा नीतीश जी ने अभी पूरा नहीं किया है। इस बात की चर्चा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। रहा हुआ दूसरा मसला आ गया औरंगाबाद। औरंगाबाद की एसपी साहिबा है स्वीटी शेहरावत। तो स्वीटी शेहरावत ने एक, उनके पिताजी सिपाही हैं, बागपत का रहने वाला परिवार उनका है, उत्तर प्रदेश के बागपत से दिल्ली में परिवार रहता है। उनके पिताजी माने स्वीटी शेहरावत के पिताजी दिल्ली पुलिस में सिपाही थे और 2013 में एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं रहे। तो स्वीटी शेहरावत जी ने, उनका सपना था उनके पिताजी का कि बेटी मेरी प्रशासनिक अधिकारी बने। तो फैशन डिजाइनिंग से जुड़ी हुई थी स्वीटी शेहरावत जी। तो अपना फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र को छोड़ करके उन्होंने प्रशासनिक क्षेत्र चुना और तैयारी किया और वो पुलिस अधिकारी बनने में कामयाब हुई। इस समय बिहार के डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद में वो पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात है। तो औरंगाबाद में इस समय चोरियां बहुत हो रही हैं। उन चोरियों के सिलसिले में निखिल कुमार जी खुद एक IPS अधिकारी रहे हैं, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रहे हैं और कई पुलिस के बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, राज्यपाल भी रहे हैं। उनके पिताजी सत्येंद्र नारायण सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। इतना बड़ा पोर्टफोलियो लेकर के वो गए तो स्वीटी शेहरावत जी पहले तो उनसे मिली। निखिल कुमार जी ने कई बार फोन किया, उनका फोन भी नहीं उठाया और लगभग उनके घर पर पहुंच गए। फिर 40 मिनट तक बातचीत हुआ। बातचीत का लबो-लुआब ये निकला कि निखिल कुमार जी ने उनको अपना पुलिस के मैनुअल और नैतिकता इन सबका तरफ ध्यान आकर्षित किया, बातचीत में कहा, सीख दिया। स्वीटी शेहरावत जी ने कहा कि मैं घर पे नहीं मिलती,
आवास पे नहीं मिलती। अब चर्चा इस बात की है कि आवास पे पुलिस अधिकारी क्यों नहीं मिलते हैं। विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों को आवास पर भी एक कमरा दिया जाता है कि ये आपका रूम है, ये माने रूम रहेगा, कार्यालय ऑफिस का रूम रहेगा, उसमें बाकायदा क्लर्क रहेगा, प्यून रहेगा, स्टाफ रहेगा, और जरूरी जो उसके लिए कंप्यूटर है और साजो सामान कागज वगैरह कलम किताब जो भी है वो सब रहता है। तो ऑफिस है ही, मैंने घर में भी ऑफिस होता है प्रशासनिक अधिकारियों के, ताकि जनता को भटकना ना पड़े। तो अब जनता और निखिल कुमार जो स्वयं आईपीएस अधिकारी रहे हो और जो स्वयं इतने बड़े पुलिस अधिकारी रहे हों, दिल्ली के कमिश्नर रहे हों, पुलिस के कई एक सेल में डीजीपी भी रहे हों, गवर्नर भी रहे हों, राज्यपाल भी रहे हों, और उनके साथ नोकझोंक हो और उनकी बात को तवज्जो न दिया जाए एसपी के द्वारा, औरंगाबाद एसपी सीटी शेरावत के द्वारा, तो चर्चा में है कि कैसा प्रशासनिक अमला है। तो ये जनता का पक्ष ये है कि भाई प्रशासन में लोग जनता की सेवा के लिए आते हैं, और यहाँ तो जनता का सेवा को कौन कहे, यहाँ पर तो जनता को जो है जनता की बात ही नहीं सुनी जा रही है, और जनता निखिल कुमार जैसे व्यक्ति की बात नहीं सुनी जा रही है। एक पक्ष ये रहा जनता का, तो आम जनता की बात कौन सुनेगा, कौन अधिकारी सुनेगा। और यही है कि यूपी हो, बिहार हो, या पूरा देश की ही स्थिति हो गई है कि अधिकारियों ने ये बना लिया कि मुझे एंजॉय करना है, मुझे जनता की सेवा नहीं है, जनता का शोषण करना है, उत्पीड़न करना, एंजॉय करना है, कुल मिलाकर के खूब पैसा कमाना है, खूब बड़ी कोठी में रहना है, खूब बड़ा बंगला बनाना है, खूब ऐशो आराम के संसाधन इकट्ठा करना है। ये कॉमन सी बात बन गई, और इसीलिए लोग जो है प्रशासनिक अधिकारियों में जाते हैं, नौकरी ढूंढते, अधिकारी बनते, कर्मचारी बनते, ऐसा विषय है। और सुधार करने वाले लोगों में जो है कुछ लोग निकल पड़ते हैं कि भाई हमें सुधार करना है, तो वो भटकते रहते हैं। बहुत सारे ऐशो आराम को छोड़ना पड़ता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन करके, भगत सिंह सरदार, चंद्रशेखर आजाद बन करके। तो मैं दो बातों का जिक्र कर रहा था। नंबर एक, निखिल कुमार का प्रकरण आ गया, इससे कांग्रेस थोड़ा आहत हुई। कांग्रेस का जो पूरा बिहार का कांग्रेस राज्य है कमेटी, उसमें आक्रोश है कि भाई निखिल कुमार के साथ शासन सत्ता में हम हैं और हमारे नेता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। एक ये प्रकरण। दूसरा, राहुल गांधी के कहने के बावजूद भी 2 सीटों पर जो मंत्रिमंडल के जो कांग्रेस के कोटे में आ रही हैं 2 मंत्री पद, उन पर मंत्री न बनाया जाना, ये भी चर्चा में है। तो इन सब बातों को लेकर के ये चर्चा है कि भाई कांग्रेस में नाराजगी है अंदर खाने। लेकिन अब इंडिया बन गया है तो ये कहते भी नहीं बनता है कि भाई कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी। और बिहार में तो पिछली बार भी जो है लालू यादव के साथ यानी राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर के कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। इस बार हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी जो है कांग्रेस अन्य दलों के साथ मिलकर के चुनाव लड़े। बिहार के सीटों के तालमेल में भी लगभग 30% सीटें जो पिछली बार मिली हुई थी कांग्रेस को 2020 के चुनाव में, इस बार अब कुछ कांग्रेसी भी कह रहे हैं कि नहीं भाई हमारा तो कांग्रेस बढ़त में है। राहुल बाबा ने जब भारत जोड़ो यात्रा कर दिया, कांग्रेस बढ़ गई, कर्नाटक में वापसी हो गई। तो अब हमें बिहार में भाई कम से कम 10 सीटें मिलना चाहिए। 15 सीट की तैयारी हम कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो जब पिछली बार 30% विधानसभा में दिया गया था, जब हमारा इतना नहीं था ग्राफ, तब तो हमें 30% दिया गया, और अब जो है कम कैसे सीटें दी जा रही हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई हम 20 सीट में तैयारी कर रहे हैं, हम 15 सीट हर हाल में लड़ेंगे। तो ये चल रहा है, अब उस समय क्या होता है देखने वाली बात होगी। तो ये तो बिहार की खबर रही। दूसरा एक खबर बिहार के ही बॉर्डर पे जो घोसी पड़ता है उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। हालांकि विधानसभा चुनाव तो जो है
यूपी में भी हुआ, उत्तराखंड में भी हुआ, केरला में भी हुआ, पश्चिम बंगाल में भी हुआ, त्रिपुरा में भी हुआ। तो अब वहां पर जो चुनाव हुए, तो उन चुनावों को लेकर के प्रमुख बात ये रही कि कहीं भाजपा जीती, कहीं हारी, घोसी भी हारी। लेकिन घोसी इस मामले में दो तीन कारण उसका एक तो नया निकल करके आया कि घोसी में इसलिए जो है बड़ा चर्चा कि वहां पर जो हाहा होती नेता ओम प्रकाश राजभर और ये दारा सिंह चौहान सपा छोड़ करके आए, इसलिए चर्चा में। और फिर वह तमाम जो है उप मुख्यमंत्रियों को लगाया गया और तमाम के अन्य मंत्री लगाए गए, ये सब तो इस नाते भी घोसी का चर्चा में है। तो एक खास बात जो घोसी का वहां से लौटे कमलेश कुमार, डॉक्टर कमलेश कुमार श्रीवास्तव, जो राष्ट्रीय महासचिव जनता दल इंद कुमार गुजराल, तो माननीय किरण सिन्हा जी के निर्देश पर पहुंचे हुए थे और घोसी में पूरा वो प्रचार प्रसार कर रहे थे सुधाकर सिंह का। तो उन्होंने बताया कि भाई चुनाव तो चल ही रहा था और केडीए सिस्टम जो है, तो वो माननीय किरण सिन्हा जी ने कह दिया था कि भाई केडीए समर्थन करे सुधाकर सिंह का, भाजपा को हराना है। केडीए माने कायस्थ, तथ पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये समीकरण बना हुआ है यूपी बिहार में दिखाई दे रहा है। यूपी बिहार में अभी तक जो अल्पसंख्यक समुदाय माई 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 होता थे, एम वाई से तंग आ गया अल्पसंख्यक। उसने कहा नहीं, बहुत हो गया। बिहार में 5 सीट पिछले चुनाव में ओवैसी को मिल गया। माने मुस्लिमों ने जो था यादव मुस्लिम भाई भाई, बाकी कौम कहां से आई, तो यादव मुस्लिम का जो एक समीकरण था उसमें मुस्लिम ने बिहार में छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा। तो अब मुस्लिम समाजों में एक अकुलाहट है, बेकुलाहट है, एक नया समीकरण बनना चाहिए। उस नए समीकरण के लिए जो एक राष्ट्रीय स्तर पर एक सुगबुगाहट चल रही है, वो केडीए, कायस्थ, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, दलित समाज का जो लीडरशिप जो है गिरावट की तरफ जा रही है। एक तरफ जगजीवन राम साहब कैसे कितने बड़े नेता हुआ करते थे, फिर उत्तर प्रदेश में कांसी राम जी उभरे, फिर बहन मायावती 4 बार मुख्यमंत्री हुई और आज केवल एक मात्र विधायक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश से, वो भी अपने बलबूते पर। तो इन सबसे, और रामविलास पासवान कितने बड़े कद्दावर नेता होते थे, एक समय था, एक दौर था। तो उस दौर में रामविलास पासवान जी का अब वो दौर नहीं रहा, अब उनके बच्चों का कोई ठौर नहीं रहा। रामविलास पासवान जी के बंगले को जब खाली कराया गया तो रामविलास पासवान के चित्र को उठा उठा करके फेंका गया। तो अब सवाल है कि दलितों में एक अकुलाहट है, बेकुलाहट है कि हमारी लीडरशिप, हमारा स्थान, हमारी भागीदारी, हमारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं दलित समाज भी जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा में अपना नेतृत्व देख रहा है, अपना भविष्य देख रहा है दलित समाज। और वही स्थिति अल्पसंख्यक समुदाय, खास तौर से मुस्लिम समुदाय भी जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा में अपना भविष्य देख रहा है। अति पिछड़े, चूंकि माननीय किरण सिन्हा जी लगातार मांग कर रही हैं, बार बार मांग कर रही हैं कि कर्पूरी ठाकुर फार्मूला को लागू करो, अति पिछड़ों को हिस्सेदारी दो। उत्तर प्रदेश में जस्टिस राघवेंद्र कुमार की रिपोर्ट जो आ गई है, उस जस्टिस राघवेंद्र कुमार की रिपोर्ट को लागू करो, माननीय किरण सिन्हा जी मांग कर रही हैं, जनता दल आई मांग कर रहा है। इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, रिपब्लिकन अलायंस मांग कर रहा है। रिपब्लिकन माने जो बाबा साहब ने बनाई थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, माने रिजेक्टेड पब्लिक, जो रिजेक्टेड पब्लिक है, जिसको चंद पूंजीपतियों ने, चंद लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, उपेक्षित कर दिया, वो शोषित पीड़ित उपेक्षित जनता जो है, तो वो मिल करके उनके संगठनों ने मिल करके 23 जनवरी को उन्होंने बनाया इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस। तो वो अलायंस भी मांग कर रहा है कि राघवेंद्र कमेटी लागू करो और जस्टिस रोहिणी आयोग, इलाहाबाद दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस रही जस्टिस रोहिणी।
आचार्य। तो जस्ट तो रोहिणी आचार्य रोहिणी जो जस्टिस रही, उन्होंने जो रिपोर्ट दिया तो वो रोहिणी आयोग बन गया। तो रोहिणी आयोग का उन्होंने मांग किया है कि ये आप रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू कीजिए, उनकी संस्तुतियों को लागू कीजिए, अति पिछड़ों को आरक्षण मिले। तो इसलिए आज अति पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो या फिर कायस्थ समाज हो, जो केरल से, जो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, यानी दक्षिण भारत में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, असम, त्रिपुरा, इन सब में बहुतायत में पाया जाता है। वो कायस्थ समाज भी किरण सिन्हा में अपना नेतृत्व देख रहा है, भविष्य देख रहा है। तो वो सब लोग मिल करके घोसी में सुधाकर सिंह को जीत रहे हैं। लेकिन सुधाकर सिंह के चुनाव में एक ट्विस्ट तब आ गया जब 1 सितंबर, वोटिंग हुई 5 सितंबर को, 1 सितंबर को केंद्रीय मंत्री, माने शहरी आवास के विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री और मोहनलालगंज लोकसभा से सांसद, भाजपा के सांसद कौशल किशोर के बेटे की पिस्तौल से एक कायस्थ नौजवान माने विनय श्रीवास्तव मार दिया गया। कायस्थ नौजवान इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत जातियों का देश है। इस देश में नारा दिया गया, तिलक तराजू तलवार, भूरा बाल साफ करो, 3 नहीं अब 30,000, इस प्रकार के माने जाति और संप्रदाय का देश इसको बना दिया गया। व्यक्ति नहीं, इंसान नहीं, मानव नहीं, जाति। जाति किस जाति का व्यक्ति है? विधायक हुआ, सांसद हुआ, मंत्री हुआ, अधिकारी हुआ, कर्मचारी हुआ, किस जाति का है? अधिकारी आया ट्रांसफर होकर के, किस जाति का आया है? कौन है? माने कौन है, कितना पढ़ा लिखा है, कहां से आया, इन सब बातों का कि किस जिले से, किस क्षेत्र से आया, इससे भी बहुत सरोकार नहीं, सरोकार उसकी जाति से है। तो इसलिए एक जाति विशेष का कायस्थ समाज का नौजवान मारा गया। तो उसको लेकर के भी लोगों में नाराजगी हुई कि क्या मंत्री पुत्र इसीलिए है कि वो इस देश की जनता की हत्या करेंगे, जैसा कि ये लखीमपुर में हुआ था कि अब पहली बात कि किसानों की हत्या कर दिया मंत्री पुत्र, टेनी पुत्रों ने कर दिया हत्या। यहाँ कौशल पुत्र ने हत्या कर दिया। हम लोग सुनते थे, पवन पुत्र की बात सुनते थे कि भाई पवन पुत्र तो लोगों का कल्याण करते हैं, पवन पुत्र हनुमान जी, और ये टेनी पुत्र ने किसानों की हत्या कर दिया, कौशल पुत्र ने कायस्थ की हत्या कर दिया। तो जब कायस्थ की हत्या हो गई तो ये कायस्थों में तो आक्रोश हुआ। घोसी के लगभग 20,000 कायस्थ परिवारों में, आसपास के कायस्थ परिवारों में आक्रोश हुआ, पूरे देश प्रदेश के कायस्थ परिवारों में आक्रोश हुआ कि ये कायस्थ की हत्या। और जो मानवतावादी लोग थे, इंसानियतवादी लोग थे, उन्होंने जात से हट करके, संप्रदाय धर्म से हट करके माना इंसान की हत्या हुई है, तो वो भी भाजपा के खिलाफ एक बड़ा आक्रोश रहा कि क्या मंत्री पुत्र हत्या करेंगे। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि भाई जो संसद का नया सत्र होने जा रहा है, नए संसद भवन में नया सत्र होने जा रहा, क्या उसमें कोई ऐसा कानून भी आने वाला है, क्या कोई ऐसा संविधान में कोई धारा जुड़ने वाली है कि मंत्री पुत्र को इतनी हत्याएं करने की छूट दे दी जाएगी। भले लोग हंसी मजाक में कह रहे हैं, लेकिन सवाल उठा रहे हैं कि क्या मंत्री पुत्रों को साधारण व्यक्ति की हत्या करने की छूट दी जाएगी? और साधारण क्या, असाधारण अपराधी हत्या करने के लिए तो अपराधी की भी हत्या नहीं कर सकता है कोई। वो तो कानून निर्णय लेगा, न्यायालय निर्णय लेगा, फांसी पे चढ़ा देगा, आजीवन कारावास कर देगा, लेकिन किसी सामान्य व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। तो ये आक्रोश रहा। तो डॉक्टर कमलेश श्रीवास्तव ने बताया कि सुधाकर सिंह की जीत में इस बात का भी जो है बड़ा योगदान रहा, बड़ा ट्विस्ट आ गया, लोगों में आक्रोश रहा कि जो लखनऊ में कायस्थ विनय श्रीवास्तव की हत्या कर दी गई, मंत्री
के आवास में, कौशल किशोर मंत्री के आवास पर उनके बेटे की पिस्तौल के द्वारा हत्या कर दी गई। इस बात का भी बड़ा आक्रोश हुआ और ये सब आक्रोश से एकजुट होकर के भाजपा की हार का कारण बना। और केडीए समीकरण, जो कायस्थ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण बन रहा, उस समीकरण के तहत भी सुधाकर जीत मिली और लगभग 45,000 वोटों से वो जीते और ये सब चर्चाएं रही। अब दूसरी चर्चा जो चल रही है वो चर्चा 11 सितंबर को लेकर के। तो आज 11 सितंबर 1893, 130 बरस हो रहा है। तो ये 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए शिकागो पहुंचे और उन्होंने भारत के बारे में अपनी बात रखी, हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता के बारे में बात रखी, अवगत कराया उन्होंने। और लेकिन बड़ी मुश्किल में उनको समय नहीं मिल रहा था। स्वामी विवेकानंद को समय नहीं मिल रहा था। तो स्वामी विवेकानंद को समय किसने दिया? श्रीलंका के बौद्ध धर्मगुरु धर्मपाल, जो बौद्ध संप्रदाय के धर्मगुरु थे, उन्होंने अपना समय दिया, संस्तुति किया। और जो यहाँ के भारत के सनातनी लोग, हिंदू धर्म के तमाम बड़े बड़े ठेकेदार लोग हैं, उन्होंने कहा भाई स्वामी विवेकानंद तो कायस्थ जाति का है और कायस्थ जाति शूद्र जाति है, कायस्थ को धर्म के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि शूद्र है। स्वामी विवेकानंद लौटते हैं भारत में, जब आते हैं, और ये केवल यहीं तक बात नहीं रुकी। जब अमेरिका ने स्वामी विवेकानंद को सम्मान देना शुरू किया, उनके भाषणों को प्रचार प्रसार शुरू किया, उनको महत्व देना शुरू किया, उनसे शास्त्रार्थ करना, उनकी बात को सुनना समझना, उनके विषयों को छापना, ये सब शुरू किया, तो पश्चिम बंगाल के कुछ मुखपत्रों ने छापा कि भारत जिसको सम्मान दे रहा है वह व्यक्ति शूद्र है, कायस्थ जाति से है और कायस्थ जाति को भारत में शूद्र माना जाता है, ऐसा मुखपत्रों ने छापा। तो स्वामी विवेकानंद जब लौटते हैं तो वह अपने उद्गार व्यक्त करते हैं, तो कहते हैं कि कान खोल करके सुन लो, स्वामी विवेकानंद को शूद्र बताने वालों, स्वामी विवेकानंद की जाति को शूद्र बताने वालों, मैं उन महापुरुषों का वंशज हूं जिनके वंशज विशिष्ट रूप से क्षत्रिय है, ऐसा स्वामी विवेकानंद कहते हैं। और यही नहीं रुकते हैं स्वामी विवेकानंद जी, वो कहते हैं मैं उन महापुरुषों का वंशज हूं जिनके चरण कमलों पर प्रत्येक दिन रोज प्रातः उठकर प्रत्येक ब्राह्मण ओम चित्रगुप्ताय वे नमः का उद्गार करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करता है। माने मैं भगवान चित्रगुप्त, अक्षरदाता भगवान चित्रगुप्त का वंशज हूं, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। तो इस बात की चर्चा 11 सितंबर के परिप्रेक्ष्य में हो रही है कि स्वामी विवेकानंद को बड़ा अपमान झेलना पड़ा समय पाने के लिए, और फिर उसके बाद सफलता के बाद फिर जाति के आधार पे, माने जाति के आधार पर जो जातिवादी लोग हैं उन्होंने स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष को भी नहीं छोड़ा, उसको भी जाति के दायरे में बांध दिया, बता दिया कायस्थ है, शूद्र है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी के साथ हुआ। और स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो अच्छी बातें हैं उनके अनुयायियों ने वो नहीं बताई। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि बुद्ध के बाद इस धरती पर कोई व्यक्ति अगर हुआ है, कोई व्यक्तित्व हुआ है मानवता को समझने वाला, इंसानियत को समझने वाला, इंसाफ को समझने वाला, वो है स्वामी विवेकानंद। तथागत बुद्ध के बाद अगर कोई हुआ है अवतरित धरती पर, वो है स्वामी विवेकानंद, ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं स्वामी विवेकानंद को लेकर। तो स्वामी विवेकानंद गैर बराबरी के खिलाफ बड़ा काम किया, गैर बराबरी के समर्थकों को उन्होंने धिक्कारा और बहुत कुछ उन्होंने कहा। और आप सब देखते रहिए जनता खबर,
और खूब लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जनता खबर में ताज़ी घटनाओं से, राजनीतिक घटनाओं से आप लोग होते रहिए।